हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, हमारी चल रही थी टॉप 30 MCQ सीरीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अब तक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, और ये MCQ बुकलेट आपको मिल जाएगी ऐप पर। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से MCQ बुकलेट निकालते हैं और चैप्टर नंबर 5 के MCQs को भी आसान बनाते हैं। MCQ नंबर 1, What is not one of माइकल पोर्टर्स 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी माइकल पोर्टर्स की जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं वो नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपके 3 जो ऑप्शन होंगे वो माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होंगे, लेकिन एक नहीं होगा, वही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। The options are A, new entrants, B, rivalry among existing firms, C, bargaining power of unions, bargaining power of union, ध्यान से सुनना, D, bargaining power of suppliers। तो सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है C, bargaining power of union। क्योंकि जो माइकल पोर्टर्स की जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है वो कौन कौन सी हैं, एक बार मुझे बताओ सारी की सारी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। और कौन सी है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और 5वीं है आपकी नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। नेचर ऑफ राइवलरी इन दी इंडस्ट्री। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। ये 5 है आपके माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। इनको आपको MCQs के लिए तो तैयार करना ही करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs हैं। साथ के साथ जो आपका 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 स्टार से भी ज़्यादा लगा लो इसको, मतलब आना ही आना होता है, 1-2 अटेम्प्ट छोड़ के ये आता ही आता है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आगे बढ़े। MCQ नंबर 2, इन माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी। इन माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी डैश emphasizes producing standardized product at a very low per unit cost for consumers who are price sensitive। पूछ रहे हैं माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वो जेनरिक स्ट्रेटजी आपको बतानी पड़ेगी। वो जेनरिक स्ट्रेटजी जो कि एम्फसाइजेस का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, तो किस पर ज़्यादा जोर देती है? प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, यानी कि क्या कर रही है वो स्ट्रेटजी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है एट अ वेरी लो पर यूनिट कॉस्ट, बहुत बहुत कम कॉस्ट पर, फॉर कंज्यूमर्स हु आर प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव का मतलब होता है वो कंज्यूमर्स जो कि प्राइस से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही प्राइस कम होती है वो लोग दौड़े दौड़े चल देते हैं। ये मेनली अपने इंडिया में ही होता है। हम लोग प्रोडक्ट से ज़्यादा पहले प्राइस टैग देखते हैं कि ये प्राइस सेंसिटिव, इसलिए हमको क्या बोला जाता है? प्राइस सेंसिटिव। क्योंकि जैसे ही हम प्राइस देखेंगे हम देखेंगे अफोर्डेबल है कि नहीं, अगर होता है तो हम उसे परचेज कर लेते हैं। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत कम यूनिट कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स को भी ये कम पर पड़े, क्योंकि कंज्यूमर्स कैसे हैं? प्राइस सेंसिटिव। तो आपको माइकल पोर्टर्स की जो जेनरिक स्ट्रेटजी है वो बतानी है। The options are cheap leadership, B, inferior product leadership, C, cost leadership या D, cost benefit। Select करो। The correct answer is C, cost leadership। देखो माइकल पोर्टर्स की 3 जेनरिक स्ट्रेटजी होती है। एक होती है कॉस्ट लीडरशिप,
एक होती है डिफरेंशिएशन और लास्ट होती है आपकी फोकस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। इससे पहले मैंने आपको बताया था माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर माइकल पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं ये वाली, और यहाँ पर माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी। ऊपर वाला था 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस और यहाँ पर था जेनरिक स्ट्रेटजी। जेनरिक स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है बोलो? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। और यहाँ पर जेनरिक स्ट्रेटजी पूछा था वो स्ट्रेटजी जो कि बहुत कम प्राइस पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो कम प्राइस पर यानी कि वो होगी आपकी कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कॉस्ट लीडरशिप। MCQ नंबर 3, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेजर। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ये भी क्या होती है? एक माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी में से एक होती है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कैसे अचीव हो पाएगी? तो इसमें 3 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले ये अच्छे से पढ़ते हैं। मैच प्रोडक्ट्स विद टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, यानी कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो कि हमारे जो कस्टमर हैं उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैच करें, यानी कि जैसा कस्टमर चाहते हैं वैसे ही हम उनको दें, उतने ही ज़्यादा फीचर्स दें। एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, एलिमिनेट नहीं है। एलिमिनेट का मतलब होता है कम करना, यहाँ पर क्या है? एलिवेट। तो अगर जिसको ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी वर्ड्स में, वो गलत आंसर कर सकता है इसका सिलेक्ट, इसलिए आपको वर्ड्स भी सीखने होंगे। मैं आपको सिखाती रहूँगी तो लोड मत लेना, मैं हूँ ना, बस। तो एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी क्या डिफरेंशिएशन है, ये आपको सोचना है। 3, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन। रैपिड का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, तेज़ी से। तो इनको क्या करना पड़ता है? जो प्रोडक्ट का इनोवेशन है वो तेज़ी से करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने एप्पल देखा होगा, उसके बहुत जल्दी जल्दी आते हैं ना, iPhone 11, iPhone 12, इसलिए जल्दी जल्दी आते हैं क्योंकि वो इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, नए नए फीचर्स बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज़ ट्रू, इनमें से कौन सही है। दी ऑप्शंस आर 1 and 2, खाली 1 and 2 सही है, 1 and 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है। देखो कैसे, ये बोल रहे थे डिफरेंशिएशन जो स्ट्रेटजी है वो कैसे अचीव कर पाएंगे। तो वो हम पहले क्या करेंगे? मैच प्रोडक्ट विद टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर जैसा चाहते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाएंगे, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैच करेंगे, बिल्कुल, तभी तो अचीव होगी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अगर कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मैच ही नहीं करोगे तो फिर वो खरीदेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। एलिवेट दी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन में हमें लोगों से अलग करना है, अपने प्रोडक्ट को बहुत अलग करना है, डिफरेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहना है। तो ये भी सही है डिफरेंशिएशन के लिए। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें तेज़ी से हमें क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन, बहुत ज़्यादा क्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखाते रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स देने चाहिए। बेस्ट एग्जांपल है इसका आपका एप्पल, जो कि मैंने पहले भी बोला, जैसा कस्टमर्स चाहते हैं वैसा ही, ठीक है। पीछे लोगो होता है, अलग ही कस्टमर्स को दिखावे के लिए एक मिल जाता है कि हाँ हम भी कस्टमर्स को यही तो चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि थोड़ा सा हम शो ऑफ करें, इतना महंगा लिया है, तो उस तरीके से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाते ही जाते हैं और इनोवेशन बहुत जल्दी जल्दी भी करते हैं। तो एप्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और डिफरेंशिएशन के लिए ये तीनों ही होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए तीनों होने चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3। तो आप वर्ड्स को भी ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने एलिवेट का मतलब नहीं समझा तो फिर आप ये वाला लगाते हैं 1 and 3 वाला, जो कि आपका गलत हो सकता था, ठीक है। तो आप बच गए, आपकी जान में जान आ गई होगी। वैसे बहुत लोगों को आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आते, मैं उनके लिए ही कह रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही, तो अब दिल पे मत लेना। MCQ नंबर 4, व्हाट आर द 3 डिफरेंट बेसिस गिवन बाय
माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसके बारे में पूछ रहे हो बोलो? माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी। अभी बताया था मैंने, माइकल पोर्टर्स की 3 जेनरिक स्ट्रेटजी होती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। द ऑप्शंस आर ए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कंपनसेशन, बी इंटीग्रेशन, फोकस एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या? अच्छा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसे मैथ्स में थे चैप्टर्स, उसको देख के इन्होंने यहाँ डाल दिए, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अच्छे हैं, ऑप्शंस भी मज़ेदार है। सी कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड फोकस, डी कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट लीडरशिप में हम क्या करते हैं? कम प्राइस पर, डिफरेंशिएशन पर लोगों से हटकर हमारा प्रोडक्ट होता है, और फोकस में हम क्या करते हैं? एक नैरो मार्केट को पकड़ते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 5, अ फर्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वुड एक्सपेक्ट। अगर मैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हूँ, किसके लिए? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के लिए। मैंने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करी बिल्कुल सक्सेसफुली, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी? ठीक है, यानी कि वही अपना एग्जाम्पल पुराना एप्पल का। एप्पल ने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली, तो वो क्या चाहेगी? क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा? सिंपल सी बात है, वो क्या चाहेंगे? चलो मैं अभी नहीं बताती, पहले ऑप्शन सुन लो, आप लोग पहले सेलेक्ट करो। The options are A customer to be sensitive to price increases। क्या कस्टमर डर जाएंगे, अरे अरे प्राइस इंक्रीज हो गई, हम नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं है। B to charge premium prices, C customer to perceive the product as standard, या D to automatically have high levels of power over suppliers। तो सिलेक्ट करो, बहुत ईजी है। शायद मुझे इजी लग रहा हो, आपको नहीं लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा। अभी आपको जब मैं समझाऊंगी तब आसान हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टू चार्ज प्रीमियम प्राइजेस। देखो, एप्पल जब सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देता है, तो उसके दिमाग में यही होता है कि इसको हम महंगे से महंगा बेचें, तो इससे हम क्या चार्ज कर सके? प्रीमियम प्राइसेस। देखो, जब भी वो आईफोन 10 के बाद आईफोन 11 लाता है, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मैंने इस बार आईफोन 11 में बहुत ज़्यादा फीचर्स डाले हैं पहले से, तो इस बार मैं आईफोन 10 से बोलो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा या कम करेगा? तो आईफोन 10 से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा वो आईफोन 11 की। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है अपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में। बेस्ट एग्जाम्पल, MCQ नंबर 6, competitive rivalry has the most effect on the firm's strategies than the firm's other strategy। ठीक है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी का सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट आता है? द ऑप्शंस आर बिजनेस लेवल, बी कॉर्पोरेट लेवल, सी फंक्शनल लेवल, या डी ऑल ऑफ द। इसमें आप लोग गलती कर सकते हो, पर मैं करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही एग्ज़ाम से पहले ही मैंने आपको MCQ डिस्कस कर लिए, इसलिए आपकी गलती नहीं होगी, लोड ना लेना। तो आप सोच रहे होगे, कुछ लोग इसका सोच रहे होगे डी आंसर, जो कि गलत है। देखो, वैसे सही है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी का हर जगह इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा था मोस्ट इफेक्ट। सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट होता है? इफेक्ट तो सब पे होता है, ऑल ऑफ दी, लेकिन यहाँ पर बोला था मोस्ट इफेक्ट, सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट होता है? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बिजनेस लेवल पे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए, बिजनेस लेवल। देखो, कॉर्पोरेट लेवल क्या है? उनको तो ये सोचना है कि हमें किस बिजनेस में जाना है, किस बिजनेस में नहीं जाना है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस में जाएगा कौन? ठीक है, खेलेगा कौन मैदान में? बिजनेस लेवल, इनको ही तो खेलना है, तो किसको राइवलरी का सामना करना है? बिजनेस लेवल को। इसलिए राइवलरी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? बिजनेस लेवल को। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया हो। कोई दिक्कत हो मैसेज तो कर ही सकते हो, कमेंट बिल्कुल खुला हुआ है, खाली है, आप उसमें आराम से अपना क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, वैसे मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मेन खेलेंगे बिजनेस लेवल वाले, तो फिर लड़ेगा भी कौन? बिजनेस लेवल वाला।
इसलिए मोस्ट इफेक्ट किस पर आएगा? बिजनेस लेवल पर। MCQ नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पोर्टर व्हाट इज यूजुअली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? पोर्टर्स की 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं, आपको पता है। उसमें से सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सी है? ठीक है, देखो पावरफुल तो सारी होती है, पांचों की पांचों ही होती है, लेकिन बोल रहे हैं मोस्ट पावरफुल। बार बार आपको मोस्ट वर्ड से घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। दी ऑप्शंस आर ए राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, बी पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, क्या राइवलरी हो जाएगी तब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएंगे तब, सी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, एक और ऑप्शन देखते हैं, डी पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। सिलेक्ट करो। तो देखो इसमें पांचों ही दे दिए इन्होंने, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, चारों ये हो गए। और आपका नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, यानी कि पांचों की पांचों कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आपको यहाँ पर दे रखी है, लेकिन आपको कौन सी सिलेक्ट कर दी है? द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। अभी आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि ये तो पांचों ही फोर्सेस पावरफुल होती है, इसलिए तो माइकल पोर्टर जी ने दी है, लेकिन आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? मोस्ट वाली। तो इसका करेक्ट आंसर मैं अब बता ही देती हूँ, सस्पेंस खत्म करती हूँ। द करेक्ट आंसर इज ए राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म्स। अब ये आंसर करेक्ट कैसे हुआ ये भी मैं बताती हूँ, रुको। तो देखो निपटना तो हमें सबसे है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में हो जाता है निपटना? राइवल से, क्योंकि आपको पता है राइवल कैसा करते हैं कंपटीशन? कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता हिंदी में से बोलते हैं, ठीक है, मज़ा आया होगा हिंदी में सुनकर। कट थ्रॉट कंपटीशन को बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, मतलब एक दूसरे का गला काटने पड़े, लेकिन कंपटीशन इतना टफ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो निपटना हमें मुश्किल पड़ता है वो किससे पड़ता है? राइवल से। इसलिए मोस्ट पावरफुल कौन सी हुई? राइवल वाली, ठीक है ना। उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा नए नए MCQs के साथ, तगड़ी तैयारी चल रही होगी आपकी। बढ़ते हैं आगे MCQ नंबर 8 पर। सप्लायर्स कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर अ फर्म। सप्लायर कब फर्म के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं? कौन? सप्लायर्स। याद रखना, सप्लायर डालेगा किस पर डालेगा? बायर्स पर। जो फर्म उनसे खरीद रही है वो बायर्स ही कहलाएगी और सप्लायर्स प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। तो वो कब डाल सकता है? दी प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू दी बायर, जब बायर के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिंदी में बिल्कुल बता रही हूँ, वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सिंपल समझने के लिए, लेकिन जिसको वर्ड समझ में नहीं आते ये सिर्फ उनके लिए, ठीक है। दी प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी बात है, अगर बायर के लिए वो महत्वपूर्ण है तो सप्लायर्स उस पर कमांड डाल सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, ये क्या मतलब हुआ? सपोज करो अगर सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल है, फिर तो बायर की मौज ही मौज है, वो किसी पे भी चला जाएगा, फिर सप्लायर उस पर कमांड नहीं कर पाएगा, यानी कि इससे सप्लायर कमांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायर फिर दूसरे पे आसानी से जा सकता है। सप्लायर कब कमांड कर पाता है? जब सब्स्टिट्यूट कम होते हैं या फिर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है ना। सप्लायर्स इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट, बिल्कुल सही। आपको ये समझ में आया स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? स्विचिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब हम एक प्रोडक्ट से लेके दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं और हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। किसी बायर अगर वो इसको छोड़कर इस पर जा रहा है और उसको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट, ठीक है, जब हम इससे इस पर शिफ्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप एक CA को पहले कर रहे थे, ठीक है, सारा काम इस पर था, तो ये आपके सब जानता होगा, पॉजिटिव निगेटिव सारी बातें, और अब आपने दूसरे पे गए, आपने इसको स्विच कर दिया, आपने दूसरे पे चले गए, तो सोचो अब दोबारा आपको उसे समझाना पड़ेगा, दोबारा सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, और आपकी जो छोटी छोटी बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो कि CA आपको बचा रहा था,
हो सकता है ये नया वाला सीए नहीं बचाए, तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, जैसे बैंक से आपने लोन लिया, बैंक से आप लोन लेते हो और इन्होंने आपको लोन दिया एक इंटरेस्ट रेट पर, और वो आपकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे हो अरे ये लोग हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो हम दूसरे बैंक से लोन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट करोगे ना एक बैंक से दूसरी बैंक पर, तो आपको पता चलेगा दूसरी बैंक के शुरुआत से फिर से आपको खर्चे झेलने पड़ेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, फिर से वही सारी बातें। तो आप क्या सोचोगे, नहीं हम शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी स्विचिंग कॉस्ट, हाई स्विचिंग कॉस्ट। तो आप क्या करते हो, फिर शिफ्ट नहीं हो सकते हो। यानी कि जब आप शिफ्ट नहीं होते हो ड्यू टू हाई स्विचिंग कॉस्ट, तो बायर आप पर क्या करेगा, कमांड कर सकता है। तो सप्लायर डायरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट, तो फिर सप्लायर आप पर कमांड कर सकता है। स्विचिंग कॉस्ट समझ में आया ना, किसी एक से हम दूसरे शिफ्ट पर करते हैं, व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर, सो द कॉस्ट इनकर्ड दैट इज कॉल्ड स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है। 4 पढ़ते हैं, सप्लायर्स आर मोर कंसंट्रेट इन बायर। ये तो सिंपल है, जब सप्लायर बायर से ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं तो सिंपल सी बात है, कौन कमांड करेगा, सप्लायर्स। तो देखो एक कर रहा था, 3 हो रहा था, चौथा 1, 3 और 4, ये तो मुझे सही लग रहे थे, 2 वाला सही नहीं लग रहा था, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल होंगे तो बायर की मौज है, वो तो कहीं भी जा सकता है, तब सप्लायर कमांड नहीं कर पाएगा। अब देखो, ऑल अबव एक्सप्लेन द रीजन एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्शन वाला बताना है पॉइंट, कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट था आपका 2, जब सप्लायर कमांड नहीं कर पाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 2। उम्मीद है आपको 8 वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। MCQ नंबर 9, लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन एंड फोकस। लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन और फोकस, लो कॉस्ट अपनी वही कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, ये कौन सी स्ट्रेटजीज है, SBU लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो सबको पता है ये क्या है, माइकल पोर्टर्स की जेनरिक स्ट्रेटजी एट बिजनेस लेवल। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, माइकल पोर्टर्स की बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो करेक्ट आंसर है सी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। कुछ नहीं था इसमें समझाने लायक, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 10, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मैंने पहले भी बताया था, अब बताओ क्या होगा, इसका मतलब होता है जोर देना। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजी क्या प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसाइजिंग। मोर वैल्यू, ज़्यादा प्रोवाइड करती है वैल्यू, किस पर जोर देती है तब वो वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करती है, ये आपको बताना है, किस पर जोर देना है जब हम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। दी ऑप्शन आर लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस, बी लो कॉस्ट बेटर क्वालिटी डिफरेंस, सी हाई कॉस्ट लो क्वालिटी डिफरेंस, या फिर डी हाई कॉस्ट बेटर क्वालिटी डिफरेंस। सिलेक्ट करो, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नहीं सी नहीं है, सॉरी मैंने देखा नहीं, हाँ बी है, लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस। देखो सबसे पहले बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी होता क्या है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी होता है आपकी जो 3 जेनरिक स्ट्रेटजी ना, इससे पहले भी आई थी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, इन तीनों को अगर मैं मिला दूं, कॉम्बाइन कर दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जेनरिक स्ट्रेटजी कॉल्ड बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मोर वैल्यू। अब ज़्यादा वैल्यू कैसे देंगे, ज़्यादा वैल्यू तब होती है जब हम उनको कम प्राइस पर ज़्यादा फीचर दें, कम प्राइस पर ज़्यादा फीचर दें, उसको हम बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। एक बार बाकी के ऑप्शन दे सकते हैं, उनका भी मजाक उड़ा ले थोड़ा। तो देखो पहले ऑप्शन का लो कॉस्ट, हम उनसे प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी भी कम दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों ही खरीदेगा। सी वाला हाई कॉस्ट, हम उनको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट इनकर करवा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और क्वालिटी कैसे क्या दे रहे हैं, कम। वाह,
ऐसी स्ट्रेटजी कौन ही बनाता है जिसमें प्राइस ज़्यादा और क्वालिटी जो है वो कम दे रहे हो, तो बिल्कुल गलत। इसमें हम हाई कॉस्ट दे रहे हैं और बेटर क्वालिटी, तो सब देते हैं, ज़्यादा कॉस्ट पर तो बेटर फीचर्स सब लोग देते हैं, तो आपकी क्यों खरीदेगा? तो आपकी तब खरीदेगा जब आप उनसे कॉस्ट तो कम ले रहे हो लेकिन उन्हें अप स्केल डिफरेंसेस दे रहे हो, यानी कि बेटर क्वालिटी, दूसरों से ज़्यादा डिफरेंसेस दे रहे हो। इसके लिए मैंने एक बार, याद है अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी, आज तो चिप्स का पैकेट है नहीं, हाँ, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था लेस का चिप्स। इससे पहले की अगर आपने वीडियोस देखी हो तो उस पर लेस का चिप्स दिखाया था और उसमें कुछ परसेंटेज मोर यानी कि ज़्यादा चिप्स निकलती है। इसका मतलब वो हमसे मांग तो 5 रुपये ही है, साथ के साथ हमें एक्स्ट्रा चिप्स दे रहे हैं, ठीक है, बेटर क्वालिटी डिफरेंस, यानी कि साथ के साथ वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा डिफरेंसेस दे रहे हैं, ज़्यादा चिप्स दे रहे हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। आई थिंक इतनी चर्चा बहुत है, आगे बढ़े। MCQ नंबर 11, द नीश स्ट्रेटजी इज द बेस्ट वे टू एंटर अ। नीश स्ट्रेटजी मतलब अपनी वही फोकस स्ट्रेटजी, इसका ही दूसरा नाम होता है नीश स्ट्रेटजी। तो कब बेस्ट होती है एंटर करने के लिए? कौन सी मार्केट में एंटर करने के लिए बेस्ट होती है? न्यू मार्केट, ग्रोइंग मार्केट, मैच्योर्ड मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। लास्ट वाला नन ऑफ दीज है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रही। सेलेक्ट करो, न्यू मार्केट, ग्रोइंग मार्केट या मैच्योर्ड मार्केट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैच्योर्ड मार्केट। फोकस स्ट्रेटजी तब ज़्यादा बढ़िया रहती है जब हम किस में एंटर करते हैं? मैच्योर्ड मार्केट में, क्योंकि सब लोग वहाँ पर मैच्योर्ड मार्केट में क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो वो ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ऐसे रहते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रखी होती है ऑलरेडी, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उनके बिजनेस में जा सकते हैं नीश स्ट्रेटजी में, मतलब जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें से कोई एक बढ़िया सा प्रोडक्ट एक बढ़िया छोटे से मार्केट में बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देकर हम उसको कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नीश स्ट्रेटजी मतलब फोकस मार्केट, फोकस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम किसी भी नैरो मार्केट में आसानी से जा सकते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, तो उस टाइम पर हमें ज़्यादा कुछ करना चाहिए। बहुत छोटा सा था, दोबारा से बोलो, नीश स्ट्रेटजी कब जानी चाहिए? बेस्ट वे टू एंटर अ मैच्योर्ड मार्केट। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, और ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ये आपका आता है 2 मार्क्स का, क्योंकि ये क्या है? केस स्टडी। हलवा होगा, कुछ नहीं होगा। केस स्टडी सिर्फ नाम की होती है, 2 नंबर की दे देते हैं, बच्चा डर जाए, लेकिन होती बहुत सरल है। आपको विश्वास नहीं है? देखो अभी विश्वास आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगी फिर भी आ जाएगा। देखो, पर्सकॉप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्राइवेट हेलीकॉप्टर। पर्सकॉप्टर, वाह क्या नाम है! क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। ऑफर्स यूनिक फीचर, क्या ऑफर कर रहे हैं? यूनिक फीचर, यूनिक फीचर, ध्यान देना, यूनिक फीचर दैट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अ नैरो मार्केट। नैरो मार्केट, अब इतना ही पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हो, यूनिक फीचर्स और नैरो मार्केट। मुझे लगता है आपने आंसर भी दे दिया। मैं ऑप्शंस भी दिखा दूं। ऑप्शंस आर डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप या फोकस कॉस्ट लीडरशिप। तो देखो, यूनिक फीचर दे रहे हैं यानी कि डिफरेंशिएशन, नैरो मार्केट, ठीक है, तो हो गया अपना नैरो मार्केट मतलब फोकस। तो हमें कौन सा लगाना है? जिसमें फोकस और डिफरेंशिएशन। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, फोकस डिफरेंशिएशन। मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बताई थी, 3 जेनरिक स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। फोकस में 2 होते हैं, फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर फोकस कॉस्ट नहीं है, कौन सी है? फोकस डिफरेंशिएशन, क्योंकि फोकस तब होता है जब वो नैरो मार्केट में जा रहे हो, और नैरो मार्केट में भी वो किस में जा रहे हैं? यूनिक फीचर्स में, तो वो क्या होगी? डिफरेंशिएशन। तो फोकस डिफरेंशिएशन, नैरो मार्केट, यूनिक फीचर्स। उम्मीद है आपको केस स्टडी भी बहुत अच्छे समझ में आई हो, और आपको जैसे मैंने बोला था आसान, तो आसान ही लगी होगी। ऐसे केस स्टडी आपकी आती है 2 मार्क की, अच्छे से कर लेना। 13, A large firm can produce high volumes of good at successfully lower cost। एक जो बहुत बड़ी फर्म होती है वो बहुत ज़्यादा
वॉल्यूम प्रोड्यूस करके, वॉल्यूम जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तब उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। वॉल्यूम ज़्यादा, कॉस्ट कम। द ऑप्शंस आर कैपिटल रिक्वायरमेंट बैरियर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर, स्विचिंग कॉस्ट बैरियर या फिर ब्रांड आइडेंटिटी बैरियर। सिलेक्ट करो, फिर मैं समझाती हूँ और इसका आंसर भी बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर। देखो सीधा मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ आपसे एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करो, कंप्यूटर बनाओ, तो आप अगर खुद से अभी कंप्यूटर बनाने लगेंगे ना तो वो बहुत बहुत महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप मार्केट से परचेस करेंगे तो वो बहुत सस्ता होगा। ऐसा क्यों? जब आप उसे कर रहे हो, बना रहे हो, तब वो इतना महंगा बन रहा है, लेकिन बाहर से परचेस कर रहे हो तो वो इतना सस्ता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जो कंप्यूटर वाली जो फर्म है, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रही है, वो पता नहीं कितने सालों से कर रही है, बहुत बड़ी फर्म है आज के ज़माने में। और वो कितना करती है? एक कंप्यूटर नहीं, आप तो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हो, वो लोग बहुत सारे कंप्यूटर, यानी कि उनका वॉल्यूम कैसे रहता है? हाई। और जब उनका वॉल्यूम हाई रहता है तो उनकी जितनी भी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वॉल्यूम हाई, कॉस्ट कम, उसको ही हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये बैरियर हम लगा देते हैं, पहले से हम इतना सारा वॉल्यूम ग्रो कर देते हैं, इतना सारा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम होती है। तो अगर कोई नया बंदा आता है तो वो डर जाता है, कहता है इनकी कॉस्ट तो कम लग रही है, मैं तो इतना सारा वॉल्यूम बना ही नहीं सकता। इतना वॉल्यूम बनाने के लिए भाई पैसा भी तो चाहिए, तो ये तो लार्ज फर्म है, पहले से बना रही है, हम तो अभी नए नए आए हैं। तो नए लोगों को रोकने के लिए, नए लोग हमारे बिजनेस में ना आए, इसलिए हम यूज़ करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर, ताकि हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है। तो फिर वो लोग तो हमारे इतना बना ही नहीं पाते, वो लोग हमारे इतना बना नहीं पाते, तो वो लोग हमारे इतनी कॉस्ट को कम भी नहीं कर पाते, तो वो लोग इस बिज़नेस में आते ही नहीं हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे दूँ बाइक का। बाइक में भी आपने देखी होंगी बहुत कम कंपनियाँ हैं, जस्ट बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो एक बाइक बनाते नहीं हैं, वो बहुत सारी बाइक बनाते हैं, इसलिए उनको कॉस्ट कम पड़ती है। और नए लोग क्यों नहीं आ रहे बाइक में? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बाइक नहीं बना सकते, और अगर वो नहीं बना पाते तो उनकी कॉस्ट भी कम नहीं आती। जब कॉस्ट कम ही नहीं आती तो बाहर बेचेंगे क्या, इसलिए वो पहले ही भाग जाते हैं, वो एंट्री ही नहीं करते। तो ये हम एंट्री करने के लिए रोकते हैं, नए लोग ना आए उसके लिए सारे बैरियर होते हैं, जिसमें से एक बैरियर है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया हो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं बताती हूँ। इसमें आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आपको पता है ना, स्टार्टिंग में ही देखी थी 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो होती है माइकल पोर्टर की, उसमें एक होती है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो बाहर के लोग ना आ जाएं, ये हम डरते हैं, बाहर के लोग हमारे बिजनेस में ना आ जाएं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये कुछ बैरियर लगाते हैं। तो वही आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बैरियर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे के सारे बैरियर लिख देने, टिक लगा देना अगर अभी मॉड्यूल है तो, और नहीं मिल रहा तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी बुक नहीं है इधर उधर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी मॉड्यूल, होता तो मैं दिखा देती, और आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो मुझे आप कमेंट में कर सकते हो कि हमें वो वाला क्वेश्चन नहीं मिला। वैसे आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता भी देती हूँ अभी समय मिलाइए तो। एक तो यही जेनरिक स्ट्रेटेजी, तीनों, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। एक आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में जो ये है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, इसके भी 5-6 पॉइंट है, उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, सारे बैरियर। 3 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो 3 क्वेश्चन जरूर कर जाना। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बातें हो गई। MCQ नंबर 14, विच ऑफ दीज इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज टूल फॉर सिस्टमेटिकली डायग्नोजिंग सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन अ मार्केट। सिंपल पूछ रहे हैं हम कौन सा टूल यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर को मेजर करने के लिए। ए, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, बी, जेनरिक स्ट्रेटजी, सी, एनसॉफ ग्रोथ शेयर मैट्रिक, या फिर डी, जेनरिक इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। सोचो, इसका करेक्ट आंसर है बी, सॉरी ए, पोर्टर्स 5 फोर्सेस।
पोर्टर 5 फोर्सेज जो अभी दिखाए थे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो ये पांचों फोर्सेज हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हम किसी नए बिजनेस में जाते हैं तो हम उनका बिजनेस का क्या देखते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसा है, और उन प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमें पांचों फोर्सेस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है, जेनरिक स्ट्रेटजी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, एंड्स ऑफ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जेनरिक इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ये G9 सेल वाला, ये दोनों हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। MCQ नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट द एलिमेंट ऑफ 5 फोर्सेज। अभी मैंने 5 फोर्सेज आपको बताए, उसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से 5 फोर्सेज वाला कौन सा नहीं है, नॉट लिखा है, ठीक है। द ऑप्शंस आर ए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, सी, थ्रेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, डी, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। बताओ। तो सिंपल है एकदम, इसका करेक्ट आंसर है सी, थ्रेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बाकी सारे तो होते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, ये सारे तो होता ही है। एक ये वाला नहीं था, थ्रेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 15 MCQs हो गए, बहुत थक गए ना। 15 MCQs हम बाकी के बैलेंस MCQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली कि नहीं मिली? देखो, आपको लगता होगा 1-2 क्वेश्चन में मैं कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ या ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, एलेबोरेट करती हूँ, तो वो जस्ट बिकॉज ताकि एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। अगर आप भूलना भी चाहें एग्ज़ाम में तो आप भूलेंगे नहीं, आपको 5-5 बार याद आए कि 5 फोर्सेज वो 5 थी जो मैम ने इतनी बार बोली थी और हमारा दिमाग ख़राब किया था। लेकिन आज एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो हमें वो पाँचों की पाँचों बात याद आ रही हैं। हम भूलना चाह रहे हैं फिर भी नहीं भूल पा रहे, ऐसे याद होना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मेरी वीडियो को देते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कंटेंट के लिए भाई वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है या नहीं, प्लीज़ लाइक तो करना ही करना, साथ के साथ एक कमेंट ज़रूर कर देना जो दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब तो ज़रूरी है, बहुत सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं और सब के सब आसान होने वाले हैं। तो चलिए इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।